औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। प्यारे बच्चों अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। व अलैकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू व मग़फ़िरतुहु व तवज्जुहु। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा। अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका इल्मन नाफ़िअ व रिज़्क़न तय्यिबा व अमलन मुतक़ब्बला। अल्लाहुम्मा अल्लिमनी अल-किताबा वल हिसाबा। अल्लाहुम्मा ज़क्किरनी मिन्हु मा नसीतु व अल्लिमनी मिन्हु मा जहिलतु। अल्लाहुम्मा ख़ुज़ बियदी। लिसन टू मी केयरफुली। आज 10वें सवाल में पूछ रहे हैं, स्टेट द इम्पोर्टेंस एंड यूजेस ऑफ आइसोटोप्स इन वेरियस फील्ड्स ऑफ लाइफ। कितने सवाल होते पूछे? दो चीजें, आइसोटोप्स की अहमियत और उनके इस्तेमाल। तो बेटे आइसोटोप्स याद रखें, इनकी अहमियत यह है कि वी आर यूजिंग द आइसोटोप्स। इनकी अहमियत क्या है कि वी आर यूजिंग द आइसोटोप्स इन वेरियस फील्ड्स ऑफ अवर लाइफ टू सॉल्व अवर प्रॉब्लम्स। हमारे लिए चीज कब अहम होती है? जब वो हमारे मसाइल को हल करती है। ऐसे ही है ना, हमारे कामों को आसान करती है। तो आइसोटोप्स जो हैं ये हमारी लाइफ में हमारे कामों को बहुत ही ज्यादा आसान कर रहे हैं। समझ आया नहीं? आप कभी एग्रीकल्चर की लेबोरेटरी में चले जाओ तो वहां पर वो कहते हैं हमने इस पैकेट के अंदर 125 बीज डाले हैं, और वो बड़ी गारंटी के साथ कह रहे होते हैं कि 125 बीजों से पौधा उगेगा। वो कैसे कह रहे होते हैं? और दे आर सेइंग टू यू कि ये 125 बीज फर्टाइल हैं, इनसे पौधा उगेगा। तो बेटा आइसोटोप्स के यूजेस से उन्होंने ऐसे टेक्निक्स एग्रीकल्चर में निकाली हैं कि वो बीज के इंटरनल हालात का पता लगा लेते हैं। समझ आया? बस इसके यूजेस ही डाल दें इसके अंदर। ये दो सवाल सिर्फ यूजेस के बारे में है। वैसे पूछी दो बातें हैं कि उनकी अहमियत क्या और उनके इस्तेमाल क्या। तो उनका इस्तेमाल ही हमारी जिंदगी में उनकी अहमियत है। क्लियर हुआ? आगे जी, ये मैंने पढ़ाया ना आपको? 8 यूजेस पढ़ चुके हो। नेक्स्ट, द एटॉमिक नंबर ऑफ एन एलिमेंट इज 23 एंड इट्स मास नंबर इज 56। कुछ सवाल समझ आया? एक एलिमेंट है, उसका एटॉमिक नंबर कितना है? 23। ये कह रहे हैं हाउ मेनी प्रोटॉन्स एंड इलेक्ट्रॉन डज एन एटम ऑफ दिस एलिमेंट है। जवाब आपने दे दिया। और हाउ मेनी न्यूट्रॉन डज दिस एटम है। जवाब दे दिया भैया, आप लोगों ने जवाब दे दिया है। क्लियर हो गया? सो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एटॉमिक नंबर के बराबर, इलेक्ट्रॉन्स एटॉमिक नंबर के बराबर है। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स किसके बराबर है? मास नंबर माइनस एटॉमिक नंबर। तो 56 में 23 निकाल लें। रिटन एज, ये उसका एटॉमिक सिंबल है। ठीक है बेटा, ऊपर उन्होंने 11वें सवाल में एटॉमिक सिंबल नहीं डाला, बाकी एटॉमिक सिंबल में एटॉमिक नंबर होता है, मास नंबर होता है, उसमें दोनों बता दिए। इस सिंबल के अंदर आपको कितनी चीजें दी हुई हैं? 3 चीजें। एल्यूमिनियम का सिंबल दिया हुआ है, उसका एटॉमिक नंबर दिया है। अब ये आपसे वो 2 सवाल जो ऊपर उसने पूछे वो नहीं पूछेगा। अब ये बड़ी चालाकी कर रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, ये बड़े बुक वाले क्लेवर हैं। आपसे ये पूछ रहे हैं व्हाट इंफॉर्मेशन डू यू गेट फ्रॉम इट। आपको इस सिंबल से क्या मालूमात मिलती हैं? आपको क्या मालूमात इस सिंबल से मिलेंगी? बात समझ आ रही? तो आपको क्या मिला? पहला ये एल्यूमिनियम का सिंबल है। आपने कहना है द एटॉमिक सिंबल ऑफ एल्यूमिनियम गिव्स अस फॉलोइंग इंफॉर्मेशन। फॉलोइंग द एटॉमिक सिंबल ऑफ एल्यूमिनियम, यहां से एल्यूमिनियम का ये सिंबल डाल देना, फिर कहना गिव्स अस फॉलोइंग information जी। we obtain following information from the atomic symbol of aluminium। पहला क्या? atomic number of aluminium is 30, mass number of aluminium 27, number of 14। ठीक है, और उसके बाद the symbol for aluminium is Al। ये एक और पॉइंट डाल देना। ठीक है जी जनाबे अली, अब आपका कौन सा पॉइंट आ जाएगा? 13वां सवाल, हाउ टेस्टिंग प्रीवेलिंग थ्योरीज ब्रिंग अबाउट चेंजेस इन लर्निंग। ये आपसे ये कह रहे हैं कि दुनिया में जो मशहूर थ्योरीज हैं
प्रिवेलिंग का मतलब क्या होता है? दुनिया में फैली हुई हो, मशहूर हो, या मैं इसको क्या कहूंगा, मकबूल, जो बहुत ही ज्यादा कबूल की जाती है। जैसे आइंस्टाइन की थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी बड़ी मकबूल थ्योरी है। जब आप मकबूल नजरियात को टेस्ट करते हैं, ठीक है, तो उनको टेस्ट करने के नतीजे में उनमें तब्दीलियां कैसे रूनुमा होती हैं, ठीक है। ये वाला एक सवाल जो है, इसका जवाब बताने के लिए बेटा मुझे पहले आपको फर्स्ट चैप्टर से एक थ्योरी पढ़ानी पड़ेगी, और उस थ्योरी का नाम है एटॉमिक थ्योरी, ठीक है। उसके बाद मैं इन सवालों के जवाब देने के काबिल हो जाऊंगा। क्लियर हुआ? तो जनाब अली इसको भी फिलहाल हम यहाँ पे पेंड करते हैं। लास्ट है जी, हाउ एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट्स, किस तरह हाउ का मतलब कैसे, एक्सपेरिमेंटल तजर्बाती रिजल्ट्स नताइज ऑफ सम साइंटिस्ट, कुछ साइंसदानों के जो तजर्बाती नताइज हैं, हेल्प मदद करते हैं केमिस्ट, कीमियादान की, टू फार्मूलेट, कि वो क्या करे, बनाए, तजवीज करे, ठीक है, क्या न्यू थ्योरीज, नए नजरिए। मतलब जो आपके साइंटिस्ट के एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट्स हैं, वो केमिस्ट की किस तरह मदद करते हैं कि वो नए जो नजरियात हैं उनको तख्लीक करे, एंड न्यू एक्सप्लेनेशंस, और नई नई वजाहतें दे। मेरी बात समझ आ रही है नहीं आ रही? बेटा पहले मैटर के बारे में आज से तकरीबन 5000 या 5000 साल पहले, नहीं, आज से तकरीबन 2500 साल पहले अरस्तु ही के दौर में एक नौजवान लड़का जिसका नाम डेमोक्रिटस था, अरस्तु और उसके दरमियान में ना एक बात पे बहस हुई। तो अरस्तु ये कहता था कि मैटर इज कॉन्टिन्यूस। मादा क्या? आपके सामने अगर सोने की एक ईंट पड़ी है तो वो एक ईंट है, ठीक है। लेकिन डेमोक्रिटस कहता था ये ईंट ऐसे छोटे छोटे पार्टिकल्स के मिलने से बनी है जिनके दरमियान में गैप है। वो कहता था जैसे दीवार है ना, तो दीवार के अंदर जो पार्टिकल्स उनके दरमियान में गैप्स नहीं है। अरस्तु ये कहता था मैटर इज कॉन्टिन्यूस, डेमोक्रिटस कहता था मैटर इज नॉट कॉन्टिन्यूस, मैटर इज डिसकॉन्टिन्यूस, एंड द मैटर इज मेड अप ऑफ स्मॉल पार्टिकल्स, जिसको उसने किसका नाम दिया? एटम का नाम दिया, ठीक है। और तकरीबन ये 400 क़ब्ल अज़ मसीह है, ईसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश से भी 400 साल पहले की बात है, ठीक है। डेमोक्रिटस की उस बात को अरस्तु ने अपनी चौधराहट की बुनियाद पर क्या कर दिया? दबा दिया। फिर 1808 में जॉन डाल्टन उसकी वो बातों को पढ़ा और दुनिया में उठाया, और उन बातों की बुनियाद पर याद रखना लिवाइजे ने आपको लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास भी दिया, लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन भी दिया, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन भी दिया, लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन भी दिया। ये 4 वो कवानीन हैं जिनके ऊपर पूरी केमिस्ट्री की बुनियाद रखी गई। कब कहा था? आज से तकरीबन 2500 साल पहले, और बात आज से 200 साल पहले उस बात पे अमल हुआ। 200 साल पहले अमल हुआ। तकरीबन 2000 साल तक केमिस्ट्री तरक्की नहीं कर सकी। जो असल बातें थी वो लोगों तक नहीं पहुंच सकी। मेरी बात समझ आ रही नहीं आ रही? तो लोगों ने क्या किया, जो एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट्स थे केमिस्ट के, बात समझ आ रही नहीं आ रही? उन्होंने केमिस्ट को इस काबिल बनाया कि वो दुनिया में रूनमा होने वाले जो वाकयात हैं उनकी क्या करें, उनके बारे में पहले बात तो नए नजरियात दें, पुराने नजरियात हटाए जाएं, नए नजरियात दिए जाएं, और साथ ही साथ, गौर से सुन लो, और साथ ही साथ याद रखना जो आपकी दुनिया में रूनमा होने वाले वाकयात हैं उनकी नई एक्सप्लेनेशन दी जाए। जैसे रदरफोर्ड की थ्योरी में 2 डिफेक्ट थे ना, उनकी वजाहत किसने दी? नील बोर की थ्योरी ने दी या नहीं दी? किस बुनियाद पे दी? तजर्बात की बुनियाद पे। जो तजर्बात के नताज होते हैं वो बेटे बहुत सारी ऐसी बातों का जवाब देते हैं जो पहले मौजूद नहीं होता, और फिर उससे नए नजरियात बनते हैं। अब रदरफोर्ड की जो नजरिया था वो वार्न आउट हो गया। किसकी बात मानने की? नील बोर की बात मानने की। उसमें कुछ डिफेक्ट्स थे ना, उनको नील बोर ने रिमूव कर दिया। यही ये पूछ रहे हैं हमसे,
और इसका जवाब आपका एक साइड बॉक्स है, आपकी इसका लेबल है। मैं आपकी बुक पे इसका जवाब बिल्कुल, बुक का पेज नंबर क्या? अच्छा, इसके बाद क्या आपकी थिंक टैंक है? इसके बाद थिंक टैंक है ना? सो वी विल कम टू द थिंक टैंक। फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल टेल यू इसका जवाब जो है मैं आपको बता देता हूं। ये अच्छा जी, जरा गौर से सुने, ये पूरा एक तजजिया किया उन्होंने यहाँ। रदरफोर्ड वाज द फर्स्ट साइंटिस्ट हु प्रपोज्ड फर्स्ट एटॉमिक मॉडल। बात समझ आई कि रदरफोर्ड वो पहला साइंटिस्ट था, साइंसदान था जिसने पेश किया पहला एटॉमिक मॉडल ऑफ एन एटम, एक एटम था। अब इसमें किसी को झगड़ा हो? सबको बात समझ आ गई है? अब आप करता है रदरफोर्ड वाज द फर्स्ट साइंटिस्ट हु प्रपोज्ड द फर्स्ट एटॉमिक मॉडल ऑफ एन एटम। रदरफोर्ड वाज द फर्स्ट। दिस इज टोटली इंटायरली रॉन्ग एंड एम्बैरेसिंग सिचुएशन फॉर मी। क्या आपको बात समझ आ गई है? टाइम ज़ाया कर रहे हो? आपको समझ, रदरफोर्ड वाज द फर्स्ट साइंटिस्ट हु प्रपोज्ड द फर्स्ट एटॉमिक मॉडल ऑफ एन एटम। अब इसको 10 दफा भी कहना है और 1 दफा भी कहना है। जब आपको अंग्रेजी समझ आ गई है तो इसको क्यों अब खिचड़ी पका रहे हैं? लेकिन अगर इसको 10 दफा दोहरा लोगे तो कम से कम ये बातें दिमाग में बैठ जाएंगी। ठीक है, बात समझ आ गई? ही सजेस्टेड, उसने राय दी, उसने कहा दैट के all of the positive charge and most of the mass of the atom is concentrated in the nucleus। ये उसका कौन सा पोस्टुलेट है रदरफोर्ड के एटॉमिक मॉडल का? पहला क्या था? He proposed planetary atomic model similar to the solar system। दूसरा क्या था? एटम न्यूट्रल पार्टिकल। तीसरा पॉइंट क्या था? An atom concentrated या is present in a very small dense। अब गौर से सुनना। और भाई सुन तो लो, आपने कहा था मास ऑफ एन एटम इज कंसंट्रेटेड। आप इसकी जगह पे ये भी लगा सकते हैं इज प्रेजेंट, इज गैदर्ड। समझ आया? सारा मास इकट्ठा हुआ, ठीक है। इन ए वेरी स्मॉल डेंस, स्मॉल का मतलब बहुत छोटा, डेंस का मतलब बहुत वजनी। जब सारा मास उसमें तो वजनी होगा। अब आपको पूरे एटम और उसके न्यूक्लियस के साइज के बारे में बताऊं। कभी क्रिकेट स्टेडियम देखा? नहीं देखा? टेलीविजन में देखा? हाँ बेटा, क्रिकेट स्टेडियम जा, शाबाश शाबाश, कोई बात नहीं। अब गौर से सुनना, क्रिकेट स्टेडियम जो है, गौर से सुनना, आज बहुत मजे की बात बताऊंगा। ये जितना बड़ा क्रिकेट स्टेडियम, ठीक है, कुर्सियां लगी हुई, यहाँ पे एक छोटी सी पिच है जिसपे आपका क्रिकेटर खेल रहा हो। नहीं बेटा, अभी सबर करें। इसके यहाँ पे आपने एक बादाम ला के रख दी, समझ आया? बादाम नहीं समझ आया? आलमंड यार। चले मैं कहता हूं आप एक माल्टा ला दे। माल्टा वैसे काफी बड़ा होगा, ठीक है बेटा। ये पूरे क्रिकेट स्टेडियम का जो साइज है ना, वो एटम का साइज है। लेकिन ये जो इसके पिच पे पड़ा हुआ एक आलू बुखारा है ना बेटा, ये एटम के न्यूक्लियस का साइज है। एटम के मुकाबले में न्यूक्लियस का साइज इतना होता है। नहीं समझ आया? मैं तो ये कहूंगा न्यूक्लियस का साइज आलू बुखारे के बराबर कहना थी ज्यादा। आप ये कहें मटर जो पड़ा हुआ ना, समझ आया नहीं यार? उस पिच पे वो न्यूक्लियस का साइज है और बाकी पूरा स्टेडियम एटम का साइज है, उसके शेल्स है। आप बात समझ आई बेटा जी? तो जो थर्ड पोस्टुलेट है रदरफोर्ड के मॉडल को कहता है, क्या कहता है? द मास ऑफ एन एटम इज कंसंट्रेटेड इन ए वेरी, बेटा अल्फाज बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं। is concentrated in a very small dense positively charged। अब जरा गौर से सुनो, उसने ये तो नहीं कहा कि पॉजिटिव चार्ज कहाँ पे होता है? शेल्स पे नहीं, उसने कहा बहुत छोटा, बहुत वजनी और पॉजिटिव चार्ज रखने वाला हिस्सा जो है ना, उसमें सारा मास मौजूद है। समझ आया? तो ये राय थी ना उसकी, उसका पोस्टुलेट था ना, उसने इस एक पोस्टुलेट में पता कितनी बातें कही हैं? गौर से सुनो। उसने पहला कहा मास मौजूद है किसमें? न्यूक्लियस में। तो he named this as न्यूक्लियस।
इस पार्ट में वो आपसे सादा करके बता रहा हूं। उसने ये कहा एटम का सारा मास किसमें है? न्यूक्लियस में। एटम का सारा पॉजिटिव चार्ज किसमें है? न्यूक्लियस में। नहीं समझ आ रहा? और न्यूक्लियस खुद कितनी जगह पे आ रहा है? बहुत। अब ये बात उन्होंने खोल के यहाँ पे लिखी है। He suggested that, उसने कहा, उसने राय दी, all the positive charge and most of the mass of atom is concentrated in the nucleus। समझ आया? बेटा अगर किसी को सेकंड पोस्टुलेट याद ना रहे ना तो बेटा उसकी जगह पर अगर तुम ये भी लिख दो, ठीक है, सेकंड पोस्टुलेट, सेकंड या थर्ड? यस, नई बात समझ आई? क्लियर हुआ? ये गौर से सुन लेना। ये है बहुत ही इजी वर्ड्स के अंदर जो आपका थर्ड पोस्टुलेट ऑफ रदरफोर्ड एटॉमिक थ्योरी की ट्रांसलेशन है, उसकी एक्सप्लेनेशन। क्लियर हुआ? नेक्स्ट जनाब, द रिमेनिंग वॉल्यूम, क्या कहा? जो बाकी हिस्सा ना एटम का, जो बाकी हिस्सा ना एटम का, जो उसका वॉल्यूम है ऑफ द एटम इज ऑक्युपाइड बाय, हाँ जी, पिच के ऊपर जो मटर पड़ा ना, मटर जितनी जगह पे क्या आएगा? न्यूक्लियस। बाकी पूरे स्टेडियम में कौन है? और वो भी किस में घूम रहे होंगे? अपने शेल्स में घूम रहे होंगे, इलेक्ट्रॉन्स है ना। नहीं समझ आया? तो ये कहते हैं रिमेनिंग वॉल्यूम, बाकी सारा का सारा जो एटम का हजम है इज ऑक्युपाइड, वो घेरा हुआ होता है किन्होंने? बाय द इलेक्ट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स ने। दैट रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस, जो घूमते हैं न्यूक्लियस के गिर्द इन सर्कल्स कॉल्ड ऑर्बिट्स। ये एक्सप्लेनेशंस किसने दी हैं? ये चौथा पोस्टुलेट है। ये कौन सा पोस्टुलेट है? चौथा पोस्टुलेट है। क्लियर हुआ? अच्छा जनाब अली, अब ये जो उसकी सजेशंस थी, जो उसकी आरा थी, जो उसने दी थी किसके बारे में? एटम के बारे में। तो ये जो आरा दी थी रदरफोर्ड ने किसके बारे में? किसके बारे में? एटम के बारे में। बेटा दी सजेशन रिमेन्ड अनचैलेंज्ड। ये जो उसकी बातें थी ना, इनको कोई बंदा चैलेंज नहीं कर सका। समझ आया नहीं यार? इनको कोई बंदा जुटला नहीं सका। ये बातें वाकई हकीकत थी। लेकिन चैलेंज किसको किया? किसको किया? रदरफोर्ड की कौन सी चीजों को चैलेंज किया? कि लाइन स्पेक्ट्रम की एक्सप्लेनेशन नहीं देता, और दूसरी बात इलेक्ट्रॉन अगर रिवॉल्व कर रहा है तो उसको एनर्जी इमिट करनी चाहिए, लेकिन वो नहीं करता। अगर वो एनर्जी इमिट करेगा तो वो किस में गिर जाएगा? न्यूक्लियस में, और इस तरह एटम का स्ट्रक्चर खत्म हो जाएगा। इसका मतलब ये था उसका मॉडल स्टेबल नहीं था, वो असल में एटम की स्टेबिलिटी को बयान नहीं कर पाया। लेकिन जो दूसरा और तीसरा पोस्टुलेट है, इनको कोई चैलेंज, इनमें कोई डिफेक्ट नहीं है, इनमें कोई डिफेक्ट नहीं है। चले आगे। बट रदरफोर्ड मॉडल कुड, अब देखें ये है उसके डिफेक्ट्स। अगर कोई बंदा आप में से, डिफेक्ट्स तो आपको याद है, हो गए ना, वही डालना पेपर में, जो आपके डिफेक्ट्स के वर्ड है वही डालना। अगर मुझे मौका मिले डिफेक्ट्स लिखने का, मैं आपकी बुक वाले डिफेक्ट जगह पता क्या लिखूंगा ये पार्ट के बाद? रदरफोर्ड मॉडल कुड नॉट एक्सप्लेन द स्टेबिलिटी ऑफ एन एटम। पहला डिफेक्ट ये है कि रदरफोर्ड का मॉडल एटम की स्टेबिलिटी को एक्सप्लेन नहीं कर पाया। ये जो आप इतना बड़ा डिफेक्ट, पहला डिफेक्ट लिखा हुआ ना, ये उसकी शॉर्ट फॉर्म है। समझ आया नहीं है कि क्या? रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल कुड नॉट एक्सप्लेन द स्टेबिलिटी ऑफ एन एटम। ये पहला डिफेक्ट है। एंड दूसरा डिफेक्ट क्या है? दूसरा डिफेक्ट क्या है बेटा जी? दूसरा द लाइन स्पेक्ट्रम ऑफ एन एटम। आप इसको यूं कर लें, रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल कुड नॉट एक्सप्लेन द स्टेबिलिटी ऑफ एटम, पहला डिफेक्ट। इसी तरह रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल कुड नॉट एक्सप्लेन, लिख के स्टेबिलिटी की जगह पे क्या लगा दो? लाइन स्पेक्ट्रम ऑफ एन एटम। ये दो डिफेक्ट है। ये बेटा उन्होंने रदरफोर्ड के एटॉमिक मॉडल के वो पॉइंट्स आपको बताए हैं जो चैलेंजेबल हैं, और वो भी बताए हैं जो चैलेंजेबल नहीं है। अब पहले दो पोस्टुलेट, जो दूसरा और तीसरा, बल्कि तीसरा और चौथा पोस्टुलेट है, उन्होंने कहा ये रिमेन्ड अनचैलेंज्ड। बट के बाद उन्होंने डिफेक्ट्स भी बता दिए कि रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल कुड नॉट एक्सप्लेन द स्टेबिलिटी ऑफ एटम। फिर रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल कुड नॉट एक्सप्लेन द लाइन स्पेक्ट्रम ऑफ। लेकिन अगर आप ये चाहते हैं कि दोनों डिफेक्ट एक ही जुमले में बयान हो जाए, तो फिर यही लिखना, बट रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल कुड नॉट एक्सप्लेन द स्टेबिलिटी ऑफ एन एटम एंड लाइन स्पेक्ट्रम ऑफ एन एटम। क्लियर हो गया एटम के लिए? सो बच्चों, बाकी इंशाल्लाह फिर हम कल कर लेंगे, और बोहर के बारे में कल हम पढ़ेंगे कि बोहर ने कैसे ऐसे डिफरेंट दिया था। ये आपने क्या कर दिया
एक साइंटिस्ट ने एटम को कैसे एक्सप्लेन किया और उसमें क्या खामियां थी वो आपने बयान कर दिया। सो इसी के साथ आज का लेक्चर हम क्लोज करते हैं।